नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। न्यूज एंड व्यूज की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ दीपा और सोनल मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को जयपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था और सुशील गुर्जर के घर की तलाशी के दौरान 41 लाख रुपए भी एसीबी की टीम ने बरामद किए थे। इसी के बाद अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। घूस लेने का पूरा मामला है। घर से भी 41 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर, मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को जयपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था और सुशील गुर्जर के घर की तलाशी के दौरान ये कहा जा रहा है 41 लाख रुपए की एसीबी की टीम ने बरामदगी की थी और इसी के बाद ये एक्शन हुआ कि अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर है। वाराणसी में आज लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे होगा। बड़ी खबर यह है कि एएसआई की टीम ज्ञानवापी के अंदर पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की अपडेट है और खबर यह कि थोड़ी ही देर में पहले राउंड का सर्वे शुरू हो जाएगा जो दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा और दूसरे राउंड का सर्वे दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। सर्वे का तीसरा दिन आज है और ये कहा जा रहा है कि एएसआई की टीम सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की। और थोड़ी देर में पहले राउंड का जो सर्वे है वो शुरू भी हो जाएगा और सीधे आपको ले चलते हैं ग्राउंड पर। हमारे साथी वीरेश पांडे मौजूद हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, ये कहा जा रहा है कि टीम पहुंच चुकी है और कुछ ही देर के बाद सर्वे का काम शुरू भी हो जाएगा और तीसरा दिन है आज सर्वे का। वीरेश जी, देखिए अभी खबर आई है कि सर्वे शुरू हो गया है। 8:02 के दरमियान जो सर्वे की टीम थी, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अंदर गए और अभी 8:12 पर सर्वे शुरू हो गया है। यह आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में सर्वे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि पश्चिमी दीवार के पास जो कल एक तहखाना खोला गया था उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और वो जो चीज़ें मिल रही हैं उसका जो कालखंड है उसका परीक्षण किया जा रहा है। कल से किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी खंडित मूर्तियां मिली हैं। उन खंडित मूर्तियों की किस रूप में पहचान होगी, उनका क्या कालखंड है। हाई टेक्निक से लैस जो एएसआई सर्वे की टीम है वो लगी हुई है। तो इस पूरे मामले में बहुत सारा डेवलपमेंट आज भी देखने को मिलेगा। जी वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी का। और आज तीसरा दिन है, सर्वे शुरू हो चुका है। लगातार जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। देखिए, वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे का तीसरा दिन शुरू हो चुका है और कल एएसआई की टीम के 40 लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया था। सर्वे से बाहर निकलने के बाद हिंदू पक्ष ने बड़े दावे किए हैं। दावे के मुताबिक तहखाने से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वाराणसी में सुबह 8 बजे से एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे से बाहर आने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि तहखाने के भीतर कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद पूरे मामले का रुख बदल सकता है। ज्ञानवापी मामले में याचिका दाखिल करने वाले हिंदू पक्ष की वादिनी सीता साहू ने एबीपी न्यूज को तहखाने का पूरा सच बताया। पश्चिमी दीवार चीख के बोल रही थी कि देखिए वो मंदिर है, तहखाने में कलश, त्रिशूल मिला है, टूटी हुई खंड मूर्तियां मिली हुई हैं। इतना ही नहीं, सीता साहू ने यह भी दावा किया कि इन प्रतीक चिन्हों को मिटाने की कोशिश भी की गई है। दूसरे दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया तहखाने में एक 4 फीट की मूर्ति मिली है। इसके अलावा 1 से 2 फीट का विशाल त्रिशूल मिला है। साथ ही 5 कलश और दीवार पर कमल के निशान की आकृति मिली है। मूर्तियां हैं, कुछ कलाकृतियां हैं। हाँ, सारे चीजें सामने आ रहे हैं। वो ब्रश से अपने यंत्र से कायदे से देख रहे हैं। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष से 9 और हिंदू पक्ष से 7 लोग ज्ञानवापी में मौजूद रहे। अब झारखंड से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है जहां रांची से गिरिडीह जा रही एक बस नदी में गिर गई। बताया जाता है कि गिरिडीह जा रही बस जैसे ही बराकर नदी पर पहुंची तभी बस का संतुलन बिगड़ गया और बस सीधा नदी में जाकर गिरी। देखिए इसी पर रिपोर्ट। अफरा तफरी की ये तस्वीर झारखंड के गिरिडीह जिले की है, जहां शनिवार की रात लगभग 9 बजे एक बस बेकाबू होकर पुल से सीधे नदी में जा गिरी।
करीब 35 लोग रांची से बस में सवार होकर गिरिडीह जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बस बराकर नदी के पुल के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार बस पर से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। बस पुल से नीचे सीधे नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। नवजीवन में 8 बता रहे हैं और 11 तो सदर अस्पताल में और 3 सदर अस्पताल में ही मतलब डेथ केस बता रहे हैं और एक केस है गोवर्धन में। सर गोवर्धन में घायल कैजुअलिटी 3। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। वहीं बस हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार ने और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बस जो रांची से गिरिडीह आ रही थी, ऊपर से रेलिंग तोड़ के वो बस नदी में गिरी है। बाकी गांव के भी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए राहत कार्य के लिए। बिल्कुल, आज भारतीय रेलवे एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, जब दुनिया में पहली बार एक साथ 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी जाएगी। रेलवे का टारगेट है कि 2025 तक इन सभी स्टेशंस के पुनर्निर्माण के काम को पूरा करना है। प्रधानमंत्री जिन 508 स्टेशंस की आधारशिला रखने वाले हैं, वो सभी 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18 और हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन एरिया की, स्टेशन की पूरी मास्टर प्लानिंग हो रही है, जिससे कि आगे भविष्य में जो डेवलपमेंट हो वो भी एक प्लान वे में हो, एक साइंटिफिक तरीके से। पुनर्विकास के ये कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जाएंगे, जिसका बजट 24,700 करोड़ रुपए का है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति छिंदवाड़ा में लोगों में दीवानगी देखते ही बनती है। शहर की सड़कों पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग उस स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पर बाबा के रहने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भगवा रंग में रंगे ये एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ हैं। दोनों ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की आरती की और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। देखने में तो ये अतिथि स्वागत की सामान्य तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के कई और मायने निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ बाबा के दर पर ऐसे वक्त पर हाजिरी लगाने पहुंचे हैं जब एमपी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कमलनाथ ने राम भक्त हनुमान के रास्ते पर चलकर बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व के भगवा प्लान को हैक करने की कोशिश की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत ली थीं। कांग्रेस के 2 मजबूत किले गुना, शिवपुरी और रतलाम झाबुआ तक बीजेपी ने छीन लिए, लेकिन मोदी की प्रचंड लहर में भी छिंदवाड़ा पर कांग्रेस की ध्वजा लहराती रही। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने यहाँ जीत दर्ज की। ऐसे में बाबा के सहारे कमलनाथ की चाहत न सिर्फ मध्य प्रदेश में बेड़ा पार कराने की है, बल्कि उनकी नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। एक तरफ चुनाव में जीत पाने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है, तो दूसरी तरफ एमपी में ही बीजेपी ने गठबंधन करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रतलाम के सैलाना में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जोरदार हमला भी किया और विपक्षी दलों पर एक विवादित बयान दे दिया। गुजरात में बाढ़ आई, हेलीकॉप्टर से लोगों को सामान बांट रहे थे। बिल्ली भी वहीं बैठी है, चूहा भी वहीं बैठा है, सांप भी वहीं बैठा है, नेवला भी वहीं बैठा है, कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ है। सब अपनी अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि नीचे बाढ़ आ रही है। इसे देश के अंदर मोदी जी की बाढ़ है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के ये बिगड़े बोल विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए हैं, जिन्होंने गठबंधन करने वाले विपक्षी दलों की तुलना बाढ़ में एक ही जगह पर फंस गए कुत्ते, बिल्ली और चूहे से कर दी है। विवादित बोल को पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी की। एक देश में देश के लिए राजनीति करने वाले लोग और एक कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग, आपने देखा है सब विरोधी लोग किसी एक दूसरे के हाथ डाल रहे हैं।
रतलाम के सैलाना में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने साल 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। उसके बाद से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। यही वजह है कि इस आदिवासी सीट पर बीजेपी अभी से पूरा जोर लगा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हाईवे पर पहाड़ का मलबा आ चुका है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रही है, लैंडस्लाइड से जम्मू और श्रीनगर हाईवे बाधित हो गया है। हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रामबन में ये लैंडस्लाइड हुई है और आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया है, हाईवे पर आ गया है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और कितनी तेजी से ये मलबा नीचे गिर रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है, आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुई है और इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामबन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं हर तरफ इस वक्त धुएं जैसा गुब्बार है, क्योंकि जो वहां पर लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें हैं और उसके बाद जो रोड ब्लॉक है उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मलबा सड़कों पर जमा है। लोगों को वहां से आने जाने के लिए रोक दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश और हम बात करेंगे 3 डिग्री वाली टेंशन की। जो लोग सिर्फ इतिहास और वर्तमान को ही देखते हैं वो निश्चित तौर पर भविष्य को खो देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1963 में यह बात कही थी और 2023 में ये कहीं न कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में न एटम बम का जिक्र है और न ही किसी युद्ध की आशंका है, लेकिन इसमें ऐसी तबाही का जिक्र है जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों के माथे पर शिकन ला दी है। लिहाजा गौर से देखिए और समझिए कि धरती अगर 3 डिग्री और गर्म हो जाती है तो फिर क्या होगा। कैसे 5000 साल पुरानी धरती के वजूद पर महाविनाश का खतरा दस्तक दे चुका है। जानना चाहते हैं तो यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ 17 साल का वक्त बचा है धरती का वजूद बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, आने वाली नस्लों को कुदरत की नेमतों की हिफाजत सिखाने के लिए। वरना हिमालय की चोटियों पर बर्फ नहीं रहेगी, समंदर सितमगर हो जाएगा, ये जंगल, ये पेड़ खत्म हो जाएंगे और इंसान दर बदर हो जाएगा। क्या दुनिया तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? क्या धरती का वजूद भयंकर संकट में है? क्या हिमालय से बर्फ गायब होने वाली है? क्या समंदर शहरों को निगलने वाला है? लगातार मौसम बदल रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। क्या ये महाविनाश की आहट है? सिर्फ 3 डिग्री धरती का तापमान अगर 3 डिग्री बढ़ता है तो क्या होगा? ऐसी ही तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकारी बाढ़ में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे, खेत खलिहान, मकान, दुकान, सामान सब खाक हो जाएंगे। आग लगेगी तो बस्तियां जलेंगी, सूखा और अकाल नासूर बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया पर मंडराते विनाश लीला के खतरे का ट्रेलर वैज्ञानिक दिखा रहे हैं, जिसकी तस्दीक 3 महाद्वीपों की 3 तस्वीरें कर रही हैं। अमेरिका और यूरोप सदी की सबसे भीषण गर्मी से कराह रहे हैं।
अमेरिका से लेकर यूरोप तक सूरज की तपिश ने इतिहास बना दिया है, जबकि चीन से लेकर हिंदुस्तान और एशियाई देशों तक में बाढ़ कहर ढा रही है। चीन में तो बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफ्रीका के कई देश सूखे से त्रस्त हैं, कई देशों में अकाल जैसे हालात बन चुके हैं। सवाल ये है कि मौसम के अजीबोगरीब पैटर्न की वजह क्या है? कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के हालात क्यों हैं? क्या ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर है? इसे लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इंसानी कारगुजारियां कैसे धरती के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने बेहद डरावनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक धरती ही नहीं समंदर भी उबलने लगा है। यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट चेंज सर्विस कोपरनिकस के मुताबिक समुद्र का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। समुद्र का डेली एवरेज टेम्परेचर 20.96 डिग्री हो चुका है। इससे पहले साल 2016 में ये 20.95 डिग्री था। धरती पर इंसानी वजूद की तारीख में ये पहली बार हुआ है जब समंदर इतना गर्म हुआ है। इसी का असर है कि धरती के एक छोर पर भयंकर गर्मी के हालात हैं, तो दूसरे कोने में बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। यूएन चीफ की माने तो ग्लोबल वार्मिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब धरती उबलने लगी है। The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. यूएन चीफ ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं मानो धरती खुद कह रही हो कि कोई तो उसे बचा लो। क्योंकि बात इतनी सी ही नहीं है। कुदरत के कोहराम से धरती का वजूद हिला देने वाली खौफनाक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक धरती पर खौफनाक तबाही की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं। यानी 7 साल बाद गर्मियों में आर्कटिक इलाके में बर्फ नजर नहीं आएगी। सुनसान बियावान इलाका और मीलों तक फैली बर्फ की मोटी चादर। दुनिया की छत कहा जाने वाला यही आर्कटिक महासागर है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, कुदरत की नेमतों को निहार लीजिए। आने वाली नस्लों को शायद ये मौका नसीब न हो, क्योंकि आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और रिपोर्ट ने बता दिया है कि आर्कटिक महासागर पर बनी बर्फ की परत 2030 के दशक में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सवाल ये है कि ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? ऐसी ही तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकारी बाढ़ में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे। खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सामान खाक हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों के दौरान दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसा ही मंजर आम है। लेकिन आर्कटिक की बर्फ पिघली तो क्या होगा, इसे जानिए। दुनिया के 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। यानी धरती पर रह रहे हर 10 में से एक शख्स बड़ी मुश्किल में है। इनमें भारत, बांग्लादेश, चीन और नीदरलैंड्स जैसे देश के लोग शामिल हैं। हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट में बताया है कि समुद्र का स्तर सिर्फ 30 सालों में 9 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ गया है और अगर इसी रफ्तार से यह बढ़ता रहा तो दुनिया के कई शहर जल समाधि ले लेंगे। इन शहरों में मुंबई, शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मापुटो, लागोस, कायरो, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स तक शामिल हैं। सैटेलाइट डेटा के हिसाब से चलें तो 2010 से 2020 के दौरान 89% बर्फ गर्म मौसम की वजह से पिघली। सिर्फ 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेस के चलते पिघली है।
यानी समुद्र या झीलों के गर्म पानी में मिलने से ज्यादा असर ग्लोबल वार्मिंग का रहा, लेकिन बर्फ का पिघलना बदस्तूर जारी है। दुनिया हर साल 22 जुलाई को अर्थ डे मनाती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चंद लालची देशों की वजह से कैसे 5 अरब साल पुरानी पृथ्वी को खतरा बन गया है। और इसमें सबसे पहला नाम चीन का है, जिसकी अति का अंत नहीं हो रहा। चीन जिसने पूरे विश्व को कोरोना वायरस जैसी महामारी दी और अब 15,000 वायरस फैलाने में गुनहगार बन सकता है चीन। कैसे, ये आप जानना चाहते हैं तो अब तिब्बत के पठारों में आपको लिए चलते हैं। दूर तक फैली बर्फ में लिपटी नुकीली चोटियां, धरती की छत कहा जाने वाला ये तिब्बत के पठार हैं, जहां से बीजिंग के लालच की कहानी शुरू होती है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, मान चुके हैं कि धरती पर अगली महामारी इन्हीं ग्लेशियरों से आएगी। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। करीब 7 साल पहले अमेरिका की स्टेट ओहायो यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम तिब्बत के ग्लेशियर पिघलने की वजह जानने पहुंची थी। इसी दौरान वैज्ञानिकों को दुनिया पर आने वाले खतरे का पता चला। ग्लेशियर की बर्फ हटाई गई तो रिसर्च टीम के होश फाख्ता हो गए। ग्लेशियर में 15,000 साल पुरानी बर्फ के नीचे 33 नए वायरस मिले। इनमें से 28 ऐसे नए वायरस हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी जानकारी नहीं है। इनमें से कई वायरस के जेनेटिक कोड से पता चला कि तिब्बत में मिले वायरस बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। सवाल यह है कि जब एक कोरोना दुनिया में कोहराम मचा सकता है, 70 लाख लोगों की जान ले सकता है, तो 15,000 वायरस कैसी तबाही ला सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मिशन महाराष्ट्र पर हैं। पुणे में देर रात अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी मीटिंग की है। अमित शाह ने महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों का रिव्यू लिया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि अजीत पवार की सरकार में आने से लोकसभा चुनाव में गठबंधन और मजबूत हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक जुड़ गए। रौनक, जिस तरीके से लोकसभा की 48 सीटों को लेकर फोकस किया जा रहा है, मीटिंग में क्या महत्वपूर्ण चीजें रही, क्या रणनीति निकलकर सामने आ रही है? ये देखिए अवधेश, मुख्य तौर पर ये बात हम जानते हैं कि बिहार के बाद कहीं सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है तो वो महाराष्ट्र में उनके सामने, और इसीलिए अजीत पवार जब से सरकार में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, निश्चित तौर पर मजबूती मिली है। लेकिन अमित शाह एक भी यहाँ पर ऐसा कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते कि जिससे कि गठबंधन को नुकसान हो सके। और आज उनका पुणे में मुख्य तौर पर एक कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेने के लिए वो पुणे पहुंचे। लेकिन देर रात को वो पुणे पहुंचे और लगभग 3.5-4 घंटा इन प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई है। एक एक सीट का रिव्यू जो है वो अमित शाह ने यहाँ पर लिया हुआ है। सबसे पहले शुरुआत की है वो पश्चिम महाराष्ट्र से, और मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी इस बैठक में, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनके गठबंधन में उन्हें कितनी सीटें चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा जो है प्रमुखता से अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई है। ये प्राथमिक तौर पर चर्चा है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी और अमित शाह का फोकस 48 सीटों पर है और ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर कैसे जीत सके उसको लेकर रणनीति जो है बनाई जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया रौनक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई। आपको बता दें कि शनिवार रात NH 730 पर हादसा हुआ था। एक कार आवारा जानवरों से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई थी। बेकाबू कार पानी से भरे गड्ढे में पलट गई और इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनकी भी मौत की खबर आ रही है। तो अब श्रावस्ती में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें मृतकों की संख्या 7 पहुंच गई है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, जहां पर आवारा पशुओं से कार टकरा गई थी और पानी से भरे गड्ढे में कार गिर गई। शनिवार रात NH 730 पर यह हादसा हुआ था
और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया और अब कुल मृतकों की संख्या जो है वो 7 हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की और दूसरी घटना स्थल की। बदहवास स्थिति वहां पर थी। भीषण हादसा हुआ देर रात, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। एक घटना हुई जिसमें एक्सीडेंट हुआ है और इसमें मौके पे ही 3 लोगों की डेथ हो गई थी और 2 लोग जब तक अस्पताल लाए गए तब तक एक्सीडेंट हो गया। एक को तत्काल रेफर कर दिया गया है बहराइच के लिए। ये थाना इकौना क्षेत्र की हाईवे की घटना है। जो ड्राइवर थोड़ा सा जो होश में है वो बता रहा था कि कोई जानवर सामने आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। हरियाणा के नूह हिंसा पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा संयोजक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आप नेता जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या का आरोप है। सोहना के निरंकारी चौक पर हत्या हुई थी। तो बहुत बड़ी खबर है और इसका अब राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हरियाणा के नूह हिंसा पर बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के हरियाणा संयोजक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है और यह मामला बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या का है। सोहना के निरंकारी चौक पर बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और इसी मामले में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संयोजक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में नूह हिंसा को लेकर आपके हरियाणा संयोजक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। आप नेता जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या हुई थी सोहना के निरंकारी चौक पर और इसी हत्या के मामले में ये जो हत्या का केस है वो आप संयोजक पर दर्ज हुआ है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये बड़ी खबर है और ये जो राजनीतिक तौर से बात सामने आ रही है, क्या आरोप है हरियाणा संयोजक के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए प्रदीप कुमार जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उनकी हत्या का आरोप है। जो ये जावेद अहमद हैं जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश संयोजक हैं। दरअसल प्रदीप जो कुमार हैं वो उस दिन हिंसा वाले दिन वहीं पर मौजूद थे। वो वहां से लौट रहे थे। जब लौटते हुए वो सोहना रोड पर पहुंचे हैं तब उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हो गया और FIR पवन ने एक्चुअली दर्ज करवाई है। और पवन जो है उनका दोस्त था। पवन के मुताबिक जावेद वहां पर मौजूद था सोहना चौक पर और उस जावेद के कहने पर ही भीड़ ने प्रदीप के ऊपर हमला किया और जब प्रदीप को बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया तब उसकी मौत हो गई। हालांकि हमला 31 तारीख को हुआ था, लेकिन जो FIR है पुलिस ने 2 तारीख को दर्ज किया। अभी तक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ी खबर है और इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।